हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो सबके सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, रिवीजन सीरीज के अपने आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका सोशल स्टडी सेक्शन। और आज हम पढ़ेंगे आपके पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स बुक के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। ओके, सो गाइस, दिस इज ए वेरी इजी चैप्टर, बहुत आसान सा चैप्टर। इस चैप्टर में बेसिकली आप केसेस पढ़ोगे। इसमें आपको क्या दिया गया, पावर शेयरिंग को समझाने के लिए इसमें आपको दो कंट्रीज के एग्जांपल लिए गए हैं जहां एक ही टाइप्स की प्रॉब्लम होती है और दोनों कंट्रीज ने इसका प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए अलग अलग मेथड अपनाए और इसी के मीडियम से या इसी के माध्यम से हम यहाँ पावर शेयरिंग को समझने वाले हैं। ओके, ग्रेट। ओके, सो हे गाइस, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल एजुमित्रा, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से जिसका नाम है पावर शेयरिंग। और चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पावर शेयरिंग होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग? क्यों पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है, क्यों पावर शेयरिंग का नेसेसिटी है किसी भी टाइप ऑफ गवर्नमेंट में। ओके, तो गाइस, हमने बहुत टाइप ऑफ क्रेसीज के बारे में पढ़ी। क्रेसी मींस रूल। हमने पढ़ा है डेमोक्रेसी, हमने पढ़ा है मोनार्की, हमने पढ़ा है एरिस्टोक्रेसी, हमने पढ़ा है ऑटोक्रेसी, हमने पढ़ा है ब्यूरोक्रेसी, डिक्टेटरशिप। ओके, so there are many types of rules. Okay, but in democracy it's ruled by the people or in monarchy it's ruled by the king. ठीक है, तो बस individuals का difference है, all are the different types of crises or rule. Okay, so in democracy power sharing is very very important. Why it's a very important? Because in democracy power is shared among the people. यहाँ लोगों के पास राइट होता है कि वो गवर्नमेंट को फॉर्म कर सके। ओके, so this is basically the whole thing that we'll see in the power sharing कि क्यों power sharing important। okay, so power sharing basically होता क्या है? it's a mechanism in which the power is divided between the various segments, between the major segments of the society। और क्यों power को divide किया जाता है? for the governance। okay, किसी भी चीज का गवर्नेंस हो, और आइदर इट इज गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, द स्टेट, द रीजन, द कम्युनिटी। ठीक है, पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इस चैप्टर में आपको एग्जांपल्स दिया गया है, दो कंट्रीज का, दो केसेस लिया गया है। फर्स्ट कंट्री इज बेल्जियम एंड द सेकेंड कंट्री इज श्रीलंका। ओके, सो आज हम बेसिकली वन शॉट लेक्चर करने वाले हैं, एक ही लेक्चर में आपका सारा चैप्टर खत्म होगा। दिस इज बेसिकली रिवीजन सीरीज। ओके, तो अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो हमने ऑलरेडी इसका 5 लेक्चर्स में हमने पूरे चैप्टर को फुल डिटेल में समझाया। ओके, तो अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हो, जाओ, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, आज हम क्या करेंगे? आज हम इसको रिवाइज करेंगे, लेकिन सारे पॉइंट से होकर गुजरेंगे, एक भी पॉइंट को हम मिस नहीं करेंगे जो आपके एग्जाम इंटरव्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली बेल्जियम से। बेल्जियम इज ए कंट्री इन यूरोप। ओके, यूरोप में आपका बेल्जियम एक कंट्री है, दैट कैपिटल इज ब्रुसेल्स। ओके, ठीक है, आई हैव मेड दिस स्मॉल मैप। अगर आप पूरा डिटेल में देखना चाहते हो, जाओ डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जाके आप चेक कर सकते हो। ओके, सो ये क्या है बेसिकली? ये आपको स्क्रीन पे भी बेल्जियम का मैप फ्लैश हो जाएगा। ओके, तो दिस इज बेसिकली योर बेल्जियम एंड दिस इज योर श्रीलंका। ओके, बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम क्या है? बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री, ओके, इन द कंटिनेंट ऑफ यूरोप। ओके, आप कंटिनेंट के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है लोअर क्लासेस में। एंड द कैपिटल ऑफ व्हाट बेल्जियम इज Brussels। okay, and it is the headquarter of European Union। okay, कब बना headquarter of European Union, क्यों बना headquarter of European Union, वो हम आगे समझेंगे। okay, and this very important line कि बेल्जियम के अराउंड कौन कौन से कंट्री आते हैं, कौन कौन सा कंट्रीज हो जो बेल्जियम को नेबर करते हैं, सराउंड करते हैं, उसके बॉर्डर पे आते हैं। ओके, तो दीज आर बेसिकली द कंट्री। द फर्स्ट वन इज फ्रांस, सेकेंड वन इज जर्मनी, थर्ड वन इज नीदरलैंड एंड द फोर्थ वन इज लक्समबर्ग। ओके, व्हाट आर द 4 कंट्रीज? फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड लक्समबर्ग। ओके, एंड द पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम। ओके, आपको बेसिकली 3 मार्कर में आ सकता है या 1 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, दिस टोटल 3 की पॉइंट्स आर देयर, यू कैन write down that। okay, so what is the population of Belgium? The population of Belgium is little over 1 crore। और आप एक चीज देख सकते हैं, the total, पूरा बेल्जियम कंट्री इज स्मॉलर देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हमारे कंट्री के हरियाणा स्टेट से वो एरिया में छोटा है, तो इसी से आप बेसिकली अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना छोटा कंट्री होगा। ओके, तो दिस इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कंट्री। अब मेन बात यहां से आपका शुरू होता है, व्हाट इज दैट थिंग? दैट थिंग इज एथनिक कॉम्पोजिशन। क्या होता है एथनिक कॉम्पोजिशन? द टर्म एथनिक कॉम्पोजिशन समझने से पहले हमको एथनिक ग्रुप के बारे में जानना होगा। क्या होता है एथनिक ग्रुप?
एथनिक ग्रुप बेसिकली उस ग्रुप को कहते हैं, उस कम्युनिटी को कहते हैं दैट इज बेस्ड, दैट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कल्चर। ओके, जो पीपल, वहां के लोग जो कल्चर को शेयर करते हैं उसके बेसिस पर लोगों को डिवाइड किया जाता है, दैट इज नोन एज एथनिक ग्रुप। ओके, तो वो बेसिकली क्या, शेयर्ड कल्चर आपका लैंग्वेज हो सकता है, फूड हो सकता है, कॉस्ट्यूम्स हो सकता है, ओके, और एनी ट्रेडिशन हो सकता है, बहुत टाइप्स ऑफ हो सकते हैं, ठीक है। उन्हीं के बेसिस पर कंट्रीज को डिवाइड किया जाता है। बात करें एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम की, ठीक है, तो बेल्जियम में बेसिकली वैरायटी ऑफ पीपल रहते हैं। द फर्स्ट वन इज डच स्पीकिंग पीपल। ओके, वो लोग जो डच लैंग्वेज बोलते हैं, वो लोग जो डच लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, दे आर टोटल 59% लोग हैं जो डच लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, कहां, बेल्जियम में। ओके, then come 40% of people who speak French language, okay, and 1% German, okay, तो इससे आप देख सकते हो जर्मन का यहाँ क्या माइनॉरिटी है, सबसे कम यहाँ जर्मन है, ठीक है। लेकिन हम इस चैप्टर में फोकस करेंगे किस पे, हम फोकस करेंगे दो कंट्रीज पे। ओके, तो डच स्पीकिंग पीपल आर डच एंड द सेकेंड आर फ्रेंच। ओके, तो दो लैंग्वेजेस पर हम यहाँ फोकस करने वाले हैं, पहला हो गया डच आपका और दूसरा हो गया आपका फ्रेंच। ओके, तो देखिए आप यहाँ मैप पर एक बार देखिए हम, तो दिस इज द एंटायर योर कंट्री, व्हाट, बेल्जियम। ओके, एंड द अपर पार्ट, यहां कौन रहता था, हियर द डच स्पीकिंग पीपल रहते हैं, एंड द लोअर पार्ट, ओके, तो ये आपका नॉर्थ साइड हो गया और ये आपका क्या हो गया, बेसिकली ये आपका साउदर्न पार्ट हो गया, ये आपका साउथ साइड हो गया। तो ऊपर वाले पार्ट में आपके डच स्पीकिंग पीपल होगा, नीचे वाले पार्ट में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। ओके, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द पीपल हु आर लिविंग इन दैट अपर पार्ट, इन द नॉर्दर्न पार्ट, as that northern part is called as Flemish region. Okay, this is the Flemish region, that is the northern Belgium is called Flemish region. और साउथ वाले पार्ट में जहां फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रहते हैं, दैट इज वलोनिया रीजन, और दैट इज द सदर्न बेल्जियम। ओके, तो बेल्जियम क्या हुआ, ऊपर कौन से रहते हैं, डच स्पीकिंग पीपल, दैट इज फ्लेमिश रीजन, और नीचे क्या आता है, नीचे आपके आ गए विच फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, दैट इज नोन एज वलोनिया रीजन। ओके, और ये क्या, ये छोटा सा आप जो डॉटेड पार्ट देख रहे हो, दिस इज द कैपिटल, दैट इज ब्रुसेल्स। ओके, एंड दिस इज द स्मॉल, ये वाला जो आउटर पार्ट देख रहे हो, ये वाला लाइनिंग वाला पार्ट, दिस एंटायर इज जर्मनी। ठीक है, तो ये बेसिकली बेल्जियम का स्टोरी दो ही लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में बेसिकली रिवॉल्व करता है, वो है डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग। ओके, अब बात करती है बेल्जियम का, हमने देख लिया। ब्रुसेल्स की बात करें तो ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे और 20% क्या था, 20% डच स्पीकिंग पीपल थे। ओके, सो दिस इज द बेसिकली आप देख सकते हो टोटल कंट्री में और उसके कैपिटल में क्या एकदम जो कंडीशन है वो एकदम उल्टा है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, यहां किसका मेजोरिटी है, कंट्री में पूरे डच स्पीकिंग पीपल का मेजोरिटी है, लेकिन उसके कैपिटल में क्या होता है, यहां बेसिकली आपके फ्रेंच का मेजोरिटी है। ओके, और प्रॉब्लम आ जाता है बेल्जियम में तब जब क्या होता है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो है वो ज्यादा रिच है, वो ज्यादा पावरफुल है इन कंपेयर टू द व्हाट डच स्पीकिंग पीपल। तो यहां क्या होता है बेसिकली बेल्जियम एंटायर कंट्री में फ्रेंच जो लोग हैं वो डोमिनेट करना चाहते हैं, वो पूरे कंट्री को रूल करना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या थे, वो इसके कैपिटल, ठीक है, यानी मेन सिटी में ही उनका डोमिनेशन ज्यादा था, उनका पॉपुलेशन ज्यादा था, वो कंपैरेटिवली डच स्पीकिंग पीपल से ज्यादा रिच हुआ करते थे, ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। तो इसी से आ गया क्या, टेंशन आ गया पूरे बेल्जियम में, पूरे बेल्जियम का बेसिकली स्ट्रक्चर पूरा उथल पुथल होकर रह गया। क्यों, क्योंकि यहाँ के लोग बेसिकली क्या, यहाँ का जो डोमिनेटिंग जो लोग थे, जो फ्रेंच लोग थे, वो पूरे कंट्री को कंट्रोल करना चाहते थे। ओके, ठीक है, तो यहां अब जरूरत किसकी आती है, यहां जरूरत आती है पावर शेयरिंग की। ओके, ठीक है, तो यहां के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया क्या, यहां के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया द मॉडल विच इज नोन एज मॉडल ऑफ अकोमोडेशन। ओके, अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, इट इज एडेप्टिव टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, जहां क्या होगा, सोसाइटीज के जो सेगमेंट्स है उसमें इक्वल पावर का डिवीजन होगा, सबको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। आगे देखते हैं, आपको एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन के रूप में आता है, बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द मॉडल ऑफ अकोमोडेशन इन बेल्जियम, और आपको ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द बेल्जियन गवर्नमेंट। ओके, सो पॉइंट देखते हैं आप। ठीक है, रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी कहां थी, बेल्जियम में बहुत ज्यादा थी। ओके, ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी थी, रीजनल डाइवर्सिटी, दो अलग अलग टाइप के लोग थे, दो अलग अलग रिलीजियन के लोग थे, दो अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप थी जो अलग अलग लैंग्वेज प्रेफर करती थी। ओके, तो इससे क्या होता है, बिटवीन 1970 टू 1993, ओके, इन द पीरियड ऑफ 70 टू 90, 23 ईयर, 23 साल के बीच में वहां की गवर्नमेंट ने 4 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान को चेंज किया।
देख सकते हो आप वहां के गवर्नमेंट ने कितना एफर्ट लिया कि वहां के लोगों के बीच में क्या हो सके, टेंशन को कम किया जा सके। 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज करने के बाद, 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बाद, ओके, अमेंडमेंट मींस व्हाट, संशोधन करना, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना, ओके, फिर उनको एक अच्छा सा एक स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन मिल पाया, जिसकी कुछ पॉइंट्स है जो आपको 5 की पॉइंट्स है आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे ये 5 पॉइंट आप एग्जाम में लिख के आओ, यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5, ओके। The very first one is what? Number of Dutch and French speaking ministers are equal in the central government. Okay, government कितनी टाइप्स की होती है, कितना लेवल्स होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सेकंड चैप्टर है हमारा फेडरलिज्म, वो इस चैप्टर से टोटली लिंक्ड है। आप कह सकते हो कि इसी चैप्टर का वो पार्ट है जो हम आगे इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो यहां हम पहले ये देख लेते हैं कि जो डच मिनिस्टर के लोग थे और फ्रेंच मिनिस्ट्री स्पीकिंग पीपल थे, उनको मिनिस्टर्स बनाया गया, ठीक है। मिनिस्टर मींस कंट्री, इट्स डेमोक्रेसी, देन देयर विल बी मिनिस्टर, ओके, जो क्या करेंगे, लॉज बनाएंगे, फिर उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, इलेक्शन कराए जाएंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहां क्या डिसीजन लिया गया आपके बेल्जियम में कि जो मिनिस्टर्स होंगे वो जितने डच स्पीकिंग होंगे उतने ही फ्रेंच स्पीकिंग होंगे, यानी दोनों को इक्वल राइट दिए जाएंगे। और स्पेशल लॉ रिक्वायर्स सपोर्ट फ्रॉम बोथ मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप्स, नो डिसीजन कैन बी टेकन यूनिलैटरली। ये दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बात बताओ, आप अगर एक कंट्री डिसाइड करती है, ओके, क्या डिसाइड करती है कि जितना आपका कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही आपका कंट्रीब्यूशन होगा कंट्री को चलाने में, ओके। तो अगर ये बात है कि किसी एक मुद्दे पे बात किया जाए तब उसमें दोनों ग्रुप के मेजोरिटी का सहमति होना जरूरी है। अगर फ्रेंच चाहे या डच चाहे, कोई भी एक डिसीजन को बिना दूसरे के बेसिकली सहमति के नहीं ले सकता है। दिस वाज द डिसीजन टेकन बाय द बेल्जियन गवर्नमेंट। ओके, मूव करते हैं। पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के उठा के स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए गए। ओके, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज व्हाट, different, and state government was different. Okay, state government was not subordinate to the central government. पहले क्या होता था स्टार्टिंग में, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी रूल कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट रूल कर रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपके स्टेट गवर्नमेंट को मोस्टली कंट्रोल करती थी और ये अपना इंडिपेंडेंटली इमर्ज ही नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो ये रूल क्या बनाया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस पे अपना एनफोर्स नहीं करेगी रूल, ठीक है। दिस इज ए इंडिपेंडेंट बॉडी, इट्स नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, मूव ऑन करते हैं। ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट, जो इसका कैपिटल है, ओके, दिस वन इज द कैपिटल ऑफ व्हाट, दिस इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ये वाला पार्ट आपका, दिस वन इज ब्रुसेल्स। ओके, ब्रुसेल्स का भी एक अलग टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, वहां अलग टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया। ओके, एंड अपार्ट थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, ठीक है। अब वहां एक और टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाई जाती है। कहां पहला क्या आता है आपका, स्टेट गवर्नमेंट आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इज व्हाट, द सेकेंड टीयर, फर्स्ट टीयर इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट। यहां यानी बेल्जियम में हम स्पेशली बात कर रहे हैं, थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया, एंड दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज व्हाट, दैट इज द थर्ड वन विच लुक्ड आफ्टर the cultural, education and language related issues, okay, which is known as the community government. Okay, वो क्या करता था बेसिकली, the third type जो होता था, जो इसके jurisdiction में ना आते हो, वो क्या होता है, कल्चर, जैसे कुछ लड़ाइयाँ वगैरह हो गई, ठीक है, ठीक है, कोई आपका फ्रेंच में, डच में कोई बारिश वगैरह हो गया, देन दे विल नॉट अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली ना, ठीक है। तो इन द कंट्री द थर्ड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वाज फॉर्म, कि छोटे मोटे मामलों को उसी लेवल पे सॉल्व किया जा सके। ओके, लेकिन एक बात आप यहां देख के कंफ्यूज हो गए, क्या, यहां 80% फ्रेंच है और 20% डच है, ठीक है। फिर भी फ्रेंच लोग क्यों मान गए कि हम 50-50 राइट शेयर करेंगे, ठीक है। यहां देखो आप, यहां डच लोग क्यों मान गए कि हम राइट शेयर करेंगे, क्योंकि डच का मेजॉरिटी था, ठीक है। तो यू कैन सी ये दोनों का जो क्या होता है, यहां किसने एक्सेप्ट किया, ठीक है, हम इक्वल राइट शेयर करेंगे, डच ने एक्सेप्ट किया क्या, कि ठीक है हम 50-50 राइट देंगे। तो यहां फ्रेंच ने किया कि हम 50-50 राइट देंगे, ठीक है, दिस इज बोथली इक्वल। ओके, ये दोनों ने क्या बेसिकली, दे कॉम्प्रोमाइज्ड एंड दे डिसाइडेड कि ठीक है विल फॉलो द गवर्नमेंट और हम अपना राइट्स इक्वल शेयर करेंगे। ओके, तो ये बेसिकली आपका बेल्जियम का कहानी होता है। बात करते हैं अब श्रीलंका की, ठीक है। तो पावर शेयरिंग में हम बेल्जियम हमने कवर कर लिया, बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, ठीक है, आइलैंड नेशन। हम इंडिया के मैप के नीचे देखोगे आप, ठीक है, इट्स फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सदर्न कोर्ट्स ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के नीचे मैप में हमारा इंडिया का मैप जहां खत्म होता है, हियर इज द श्रीलंका, यूड हैव सीन। ओके, अब बात कर लेते हैं, हमने यहाँ एथनिक कंपोजिशन देखा, अब यहाँ भी एथनिक कंपोजिशन देखते हैं। बात करें श्रीलंका की पॉपुलेशन की, तो वहां 1 करोड़ थी, यहाँ लिटिल ओवर 2 करोड़, एंड इससे इस
श्रीलंका किस कंटिनेंट में आता है? एशिया में। वो हमारा किस में? बेल्जियम हमारा यूरोप में आया था, बट व्हाट श्रीलंका इज इन एशिया कंटिनेंट, और एशिया के वो सदर्न पार्ट में आता है, ठीक है। तो देयरफॉर श्रीलंका इज ए साउथ एशियन कंट्री। ओके, बात करते हैं एथनिक ग्रुप ऑफ श्रीलंका। ओके, तो वहां बेसिकली 3 टाइप थी, यहां भी 3 एथनिक कॉम्पोजिशन है। फर्स्ट वन इज सिन्हाला स्पीकर, जो सिन्हाला लैंग्वेज प्रेफर करते थे। ओके, सिन्हाला में मीन्स श्रीलंका में देयर इज अ लैंग्वेज दैट इज सिन्हालीज लैंग्वेज एंड द पीपल आर सिन्हाला स्पीकर्स, वो थे 74%। सेकेंड वन इज तमिलियन और तमिल स्पीकर, जो तमिल बोलते थे, जो है 18%। एंड थर्ड वन इज द क्रिश्चियन, जो है बेसिकली 7%। ओके, बात करें इनके रिलीजन की, जो सिन्हाला स्पीकर थे वो मोस्टली बुद्धिज्म के थे, वो बुद्धिस्ट थे। जो तमिल स्पीकर थे वो या तो हिंदू थे या तो मुस्लिम थे। ओके, और जो क्रिश्चियन थे, ओके, क्रिश्चियन जो रिलीजन फॉलो करते थे वो सिन्हाला भी बोलते थे और कुछ तमिल भी बोलते थे। ओके, 18% अब तमिल स्पीकर में भी डिवीजन आ जाता है यहां, उसमें 13% आपके श्रीलंकन तमिल्स होते हैं और 5% आपके क्या है? इंडियन तमिल। अब ये आप बात आपको कंफ्यूज कर सकती है कि श्रीलंका में 13%, ये समझ में आता है श्रीलंकन तमिल श्रीलंका में ही तो होंगे, वहां इंडियन तमिल्स कहां से आए? ओके, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, जब ब्रिटिश का बेसिकली यहाँ इंडिया में हमारे शासन कर रहा था, तो उस समय क्या हुआ आप देख सकते हो, दिस 2 कंट्रीज, ठीक है। यहां आप देखो श्रीलंका, दिस वन इज योर श्रीलंका, ओके, दिस वन इज योर श्रीलंका एंड दिस इज योर तमिलनाडु। ओके, तो यहां से जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे वो कहा? श्रीलंका लेके गए। ओके, और इसी से वहां भी क्या हुआ? इंडियन तमिल्स बेसिकली वहां रहने लगे, वहां उन्होंने घर वगैरह बना लिया, वहीं अपना जीवन व्यतीत करने लगे, वहीं के वो क्या हो गए? सिटीजन्स हो गए, ठीक है। देयरफॉर 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका आर इंडियंस। ओके, एंड दे आर स्पीक तमिल लैंग्वेजेस। ओके, बात करते हैं यहां क्या अपनाया गया। आप देख सकते हो यहां क्या हुआ, हमने यहां क्या हुआ? एकोमोडेशन अपनाया गया, यानी पावर इक्वल इक्वल सारे सेगमेंट में डिवाइड कर दिया गया। सेम टेंशन यहां होती है, यहां क्या टेंशन आता है? यहां सिन्हाला स्पीकर्स क्या चाहते हैं? यहां सिन्हाला स्पीकर जो होते हैं वो क्या करते हैं? दे वांट टू डोमिनेट द कंट्री, दे वांट टू रूल द एंटायर कंट्री। ओके, और जो तमिल्स थे उसको क्या बोला जाता था? उसको नीचे रखा जाता था, उसको नॉन डोमिनेट किया जाता था, उस पर पूरा लोग प्रेशराइज करते थे, ठीक है, उसको एमर्ज करने का मौका नहीं दिया जाता था। ओके, सो यहां जो गवर्नमेंट ने फॉलो किया दैट इज नोन एज मेजोरिटेरियनिज्म फॉर्म। ओके, क्या होता है ये मेजोरिटेरियनिज्म, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, मेजोरिटेरियनिज्म ISM। ओके, जब भी आप सोशल साइंस में ISM वर्ड देखोगे दैट मींस आइडियोलॉजी। ओके, सो मेजोरिटेरियनिज्म इज ए आइडियोलॉजी which things which tells what the majority of the country should rule the government by disregarding the rights of the minorities। ये क्या कहता है? ये आइडियोलॉजी बताता है कि कंट्री में जो मेजोरिटी ग्रुप है वही कंट्री का रूल करेगा, माइनॉरिटी बाहर में जाए दैट डजंट मैटर। ओके, ठीक है, ये आइडियोलॉजी किसने अडॉप्ट किया? श्रीलंका ने, और इससे सारा पावर आ गया सिन्हालीज के हाथ में। ओके, सिन्हालीज बिकेम द डोमिनेंट एंड तमिल्स नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। ओके, ये बात एक याद रख लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि श्रीलंका का इंडिपेंडेंस डे कब हुआ? दैट इज 4 फरवरी 1948। ओके, और कौन जीता इंडिपेंडेंस में उसके बारे में हम आगे देखते हैं क्या हुआ मेजोरिटेरियनिज्म के बाद। ओके, तो 1956 में एक लॉ पास किया जाता है, एक एक्ट आता है जो क्या बताता है कि सिन्हाला क्या होगा? अब श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, और बुद्धिज्म को फेवर्ड किया जाने लगा। क्या किया जाने लगा? सिन्हाला को वहां का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया और बुद्धिज्म को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया गया। जो बुद्धिज्म थे लोग, जो सिन्हाली बोलते थे, उसी को गवर्नमेंट फेवर करने लगी। चाहे आपका स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, सारे के सारे प्रोफेशन में बस सिन्हाला स्पीकर्स, आपके या मिनिस्टर्स हो, कोई भी MLAs हो, MPs हो, सारे लोगों में सिन्हाला मिनिस्टर्स को ही पोस्ट दिया जाने लगा। और तमिलियंस को भी कोई सा भी पोस्ट नहीं दिया जाता था, उसको बस छोटा मोटा पोस्ट, बेसिकली कोबलर्स बेसिकली, और पेंटर्स, आर्किटेक्ट और कारपेंटर्स, ठीक है, छोटे छोटे काम जो होते थे वो तमिलियन से कराए जाते थे, उनको एकदम अप्रेस्ट की तरह रखा जाता था, ठीक है। और ये जो सिन्हाला स्पीकर पीपल थे वो उसमें पूरा डोमिनेट करते थे। ओके, जो भी पॉलिसीज आती थी, जैसे गवर्नमेंट जॉब, जैसे कि मैंने बात की, यूनिवर्सिटीज, पॉलिटिशियन, सारे के सारे किसको फेवर करते थे? सिन्हाला स्पीकिंग पीपल को फेवर करते थे, ठीक है। लेकिन इससे तमिलियंस पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा? दे फील्ड एलिनेटेड। ओके, देयर वाज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन। क्या होता है एलियनेशन? ठीक है, आप टर्म याद करो, एक एलियन। ओके,
एलियन हम किसे कहते हैं? दैट इज नॉट फ्रॉम आवर अर्थ, जो हमारे पृथ्वी का ना हो, बाहर का हो, उसको हम एलियन कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहां आप बताओ श्रीलंका में रहते हुए श्रीलंका के लोगों को ऐसा लगने लगे कि वो श्रीलंका के हैं ही नहीं, देन वो भी फीलिंग एलियन की तरह ही आएगी। ओके, पृथ्वी पे रहते हुए आपको दूसरे ग्रह के लोगों की तरह ट्रीट किया जाए तो आपको कैसा फील होगा? ठीक है, तो यही फीलिंग आती है तमिल्स के मन में, और उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट उनका कुछ बात नहीं करती है, उनको फेवर नहीं कर रही है, सारे राइट्स है वो किसको दिए जा चुके हैं? सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स को दिए जा चुके हैं। ओके, फेल्ट अनप्रोटेक्टेड अबाउट देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। कौन? अब तमिलियन सोचने लगे कि हमारा लैंग्वेज गया, हमारा कल्चर गया, सारा का सारा गवर्नमेंट तो बस सिन्हाला को ही फेवर कर रही है। और ये क्या उन्होंने को महसूस हुआ कि जो गवर्नमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्हें कोई भी राइट नहीं दे रही है, ना उनके पास राइट टू फ्रीडम है, ना ही उसके पास राइट ऑफ स्पीच है, ना ही राइट टू एजुकेशन है। ठीक है, कोई भी राइट किसको? तमिलियंस को नहीं मिल पा रहा है। सारा का सारा जो राइट था वो कौन एंजॉय कर रहा था? दिस सिन्हाला स्पीकिंग पीपल। और यही इंपैक्ट था बेसिकली, कोई ना जॉब, ना कोई पोजीशन, नो अपॉर्चुनिटीज वाज गिवन टू दिस तमिलियन। सारा का सारा जो था वो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल ही एंजॉय कर रहे थे। सारा का सारा राइट्स किनके पास था? सिन्हाला स्पीकर के पास था, और तमिलियंस को कुछ नहीं दिया गया। लेकिन तमिलियन यहां चुप नहीं बैठते हैं। दे हैड What they had clash with the सिन्हालीस। उन्होंने फाइट किया कि हमें अपना राइट दो, मुझे भी राइट चाहिए, हमें भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन में राइट चाहिए, हमें भी राइट टू स्पीच चाहिए, हमें भी क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए, फ्रीडम चाहिए, वगैरह वगैरह। ओके, तो इसलिए क्या करते हैं तमिलियन जो होते हैं वो एक पार्टी लॉन्च करते हैं अपने स्ट्रगल के लिए कि क्या हो सके, आइडेंटिफिकेशन मिल सके तमिलियंस को। ओके, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज LTTE। ओके, what is LTT? It's Liberation Tigers of Tamil Ilam. Ilam is a Tamil word which means state. Okay, so Liberation Tigers of Tamil Ilam, ये पार्टी फॉर्म की गई, कब फॉर्म की गई? That was 5th of May 1976। 5 मई 1976 को ये पार्टी बनाई जाती है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम। ओके, हु वाज द फाउंडर? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हु वाज द फाउंडर एंड हु वाज द मिलिट्री लीडर ऑफ LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम। ओके, ही वाज वेलुपिल्लाई प्रभाकरन was the founder, and who was basically the main leader? That was Uma Maheshwaram. Okay, Velupillai Prabhakaran was the founder and military commander, and leader was Uma Maheshwaram. Okay, अब बात करते हैं आगे, क्या ये बेसिकली ये पार्टी क्यों फॉर्म की गई थी? बिकॉज इट डिमांडेड, उस पार्टी का मकसद था कि हमें भी इक्वल राइट मिल सके। जो राइट किसे दी जा रही है? जो राइट केवल सिन्हाला स्पीकिंग पीपल को दी जा रही है, वो राइट मिल सके किसको? तमिलियंस को। राइट टू स्पीच मिले, राइट टू एजुकेशन, फ्रीडम वगैरह वगैरह, और हमें भी अपॉर्चुनिटीज मिले, हम भी जॉब, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और ठीक है पोजीशन में हम भी वही शेयर मिले जो केवल किसको मिल रही है? सिन्हाला स्पीकिंग पीपल को दिया जा रहा है। ओके, and they wanted religious autonomy and that was denied. Okay, क्या होता है religious autonomy? Okay, autonomy is simply basically the governance of the basically particular state. वो क्या चाहते थे कि भाई ठीक है आपको पावर डिवाइड करना है करो, लेकिन श्रीलंका में हमें भी एक ऐसा पार्ट चाहिए, हमें श्रीलंका में पार्ट दे दो जहां हम रूल करेंगे। यानी वो बेसिकली चाहते थे ठीक है आप जितना पार्ट आधा श्रीलंका सिन्हालीस को दे दो और आधा श्रीलंका आप हमें दे दो, हम यहाँ अपना ऑटोनॉमी चलाएंगे, हम यहाँ खुद का रूल करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट रिजेक्टेड, गवर्नमेंट डिनाइड, ठीक है हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। दे वर अगेन ऑपरेशन विच they were operating Tamilians. Okay, बाद में क्या होता है? by 1990s they wanted a separate independent state, जैसा कि मैंने बात की कि हमें तमिल इलाम, इलाम मीन स्टेट, इससे तमिल वर्ड जिसका मतलब होता है इलाम। 1980s में क्या बोलते हैं वो? कौन क्या बोलता है? दे सेज कि हमें एक सेपरेट स्टेट दे दो, हम सेपरेट स्टेट चाहते हैं। ओके, कौन चाहता था? तमिलियंस। हम इनके अंडर रह के थक चुके हैं, सारे के सारे सिन्हालीस हमें डोमिनेट कर रहे हैं, दे आर द ऑपरेशंस एंड वी आर गेटिंग ऑपरेस्ड। ओके, सो दैट इज व्हाई दे वांटेड ए सेपरेट स्टेट, दे वांटेड सेपरेट पार्ट इन द कंट्री। वो क्या चाहते थे? सिन्हाला में हमें बेसिकली क्या चाहिए? हमें पार्ट चाहिए बेसिकली। आप देख सकते हो इन द मैप, ठीक है ये वाला पार्ट है जो दिस इज द अपर पार्ट, दिस आर द श्रीलंकन तमिल्स। ओके, ये जो पूरा मेन पार्ट है दैट आर द सिन्हालास, ये वाला जो मेन पार्ट देख रहे हो दीज आर द सिन्हाला स्पीकर। जो स्मॉल डॉट्स है मुस्लिम बहुत कम थे यहाँ, ठीक है 18% में से हिंदू थे और कुछ मुस्लिम्स थे। ओके, तो मुस्लिम्स, दीज आर द मुस्लिम्स एंड दीज आर द इंडियन तमिल्स। ओके, तो ये बेसिकली कॉम्पोजिशन है आपका कहाँ का? आपका श्रीलंका का। ओके,
उसके बाद क्या होता है, बेसिकली डिस्ट्रस्ट खड़ा हो जाता है किसके बीच में, सिन्हाला स्पीकिंग पीपल और तमिलियंस के बीच में। सिन्हाला उन्हें पता चल चुका है, इन्होंने एलटीटी फॉर्म कर लिया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम, इन्हें अब लिबरेशन चाहिए, फ्रीडम चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, और गवर्नमेंट ने क्या किया, रिलीजन ऑटोनॉमी का जो इन्होंने मांग की थी, गवर्नमेंट ने उसको मना कर दिया, डिनाई कर दिया, ठीक है। इससे डिस्ट्रस्ट फॉर्म हो जाता है तमिलियंस के मन में कि गवर्नमेंट तो हमें फेवर कर ही नहीं है, वो सारा फेवर सिर्फ सिन्हालीज को कर रही है। ओके, तो इससे क्या होता है, बेसिकली यहां उन्होंने क्या किया, यहां उन्होंने सिविल वॉर स्टार्ट कर दिया एंड वो सिविल वॉर में बहुत लोग मारे गए, बहुत लोग जख्मी हो गए। क्या होता है सिविल वॉर, सिविल वॉर बेसिकली एक इंटर स्टेट वॉर है। अगर एक ही कंट्री के अंदर दो कम्युनिटी में, ठीक है, वॉर होता है, दो ग्रुप्स ऑफ पीपल में वॉर होता है, ठीक है, देन दैट इज कॉल्ड सिविल वॉर। दो देशों में वॉर हो जाए उसको सिविल वॉर हम नहीं कहेंगे, ठीक है। एक ही कंट्री में इंटर स्टेट वॉर, यानी इंटर स्टेट मीन इन द कंट्री, जब दो कम्युनिटी, दो ग्रुप ऑफ पीपल जो वॉर करते हैं, जो बेसिकली प्रोटेस्ट करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, so that is what that is known as civil war, ठीक है। सिविल वॉर कब कब हो सकता है, सिविल वॉर तब हो सकता है, द फर्स्ट कंडीशन, ओके, फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब कोई पार्टिकुलर ग्रुप, कोई पार्टिकुलर कम्युनिटी चाहता हो कि हम कंट्री को गवर्न करेंगे और किसी दूसरे को ऑपरेट करेंगे, तब सिविल वॉर हो सकता है। और कब हो सकता है, जब कोई गवर्नमेंट के पॉलिसीज के खिलाफ बोलना चाहता हो, तब सिविल वॉर हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठा होते हैं, या कोई व्यक्ति अपने राइट्स की डिमांड कर रहा हो कोई ग्रुप की, हमें और राइट दो, हमें ऑपरेट क्यों किया जा रहा है, व्हाई द अदर कम्युनिटी इज डोमिनेटिंग एंड वी आर गेटिंग ऑपरेट, तब सिविल वॉर हो सकता है। ओके, तो दिस इज द सिविल वॉर। उन्होंने, और सिविल वॉर कब हुआ, द सिविल वॉर स्टार्टेड ऑन 23rd of July 1983 और वो एंड हुआ 18th of May 2009। देख सकते हो कितना बड़ा टाइम पीरियड है, इस टोटली 25 years 9 months and 15 days। ओके, 23 बेसिकली 25 साल 9 महीने और 25 दिन तक चला ये वॉर। ओके, और वॉर से क्या हुआ, वहां के सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ में बहुत ज्यादा वहां पीछे चला गया, और फाइनली वॉर का परिणाम भी आता है और ये तमिलियंस बेसिकली वहां डिफीट हो जाते हैं और सिन्हालीज बेसिकली जीत जाते हैं वॉर में, और वो अपना बेसिकली वहां दबदबा स्टैब्लिश कर लेते हैं और पूरे कंट्री में बेसिकली सिन्हालीज का राज हो जाता है और तमिलियंस के राइट को डिस्क्रेडिट कर दिया जाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ द सिविल वॉर द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका वॉन, ओके, एंड तमिलियंस वर गिवन नो राइट, ठीक है। तो यही था बेसिकली, दो केस हमने बात की। पहला था बेल्जियम, बेल्जियम के गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां लोगों के राइट्स को समझा, लोगों के फीलिंग को समझा, और लोगों में जो कम्युनिटी से डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग, वहां इक्वली आपके पावर को डिवाइड किया गया। लेकिन यहाँ श्रीलंका में एकदम अपोजिट हुआ, यहाँ सिन्हालीज और तमिलियंस के बीच में इक्वल पावर को नहीं डिवाइड किया, यहाँ एकोमोडेशन फॉलो किया गया, यहाँ मेजोरिटेरियनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो किया गया, ठीक है, आइडियोलॉजी को फॉलो किया गया, और क्या किया गया कि सिन्हालीज को सारा राइट दे दिया गया। ओके, वही गवर्नमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वही डिसीजन ले सकते हैं, वही टॉप पोजीशन पे रह सकते हैं, उनको ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलता था जॉब्स के लिए, स्कूल में स्टूडेंट्स या कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, सारे के सारे सिन्हाली पीपल ही राइट्स को एंजॉय करते थे। तो ये बेसिकली दो कॉन्ट्राडिक्टिंग केसेस के माध्यम से हमने समझा कि पावर शेयरिंग होता क्या है। अब बात आती है क्या कि पावर शेयरिंग, व्हाट आर द रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है पावर शेयरिंग करना, क्यों पावर को हम इक्वल डिवाइड करें या अनइक्वल डिवाइड करें, क्या हो कि इस पावर जैसा टर्म ही कुछ ना हो। ओके, तो दे आर बेसिकली टू रीजंस। ओके, फर्स्ट इज द प्रूडेंशियल रीजन एंड सेकेंड इज द मोरल रीजन। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, वो बस इसको क्या करते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, और मेनी ऑफ द स्टूडेंट डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रूडेंशियल। क्या होता है प्रूडेंशियल? प्रूडेंशियल रीजन हम उसको कंसिडर करते हैं जब कोई पार्टिकुलर चीज, कोई पार्टिकुलर रीजन दैट इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, गेन एंड लॉस, ठीक है, जहां घाटा या आप फायदा के बारे में सोचो, उस समय हम पोटेंशियल वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या बेसिकली क्यों पावर शेयरिंग पोटेंशियली इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट एंड बिटवीन द सोशल ग्रुप्स एंड ब्रिंग्स स्टेबिलिटी। जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगा, तो क्या होगा, जो सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल लाइफ है वहां का डिस्ट्रॉय नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, और इससे कंट्री का स्टेबिलिटी बरकरार रहेगा और कंट्री में ग्रोथ आएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ लॉस ना हो और ग्रोथ हो, गेन हो, ठीक है, दैट इज द पोटेंशियल रीजन। और सेकेंड इज द मोरल रीजन, जो एथिकल रीजन है, वो क्या है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी बरकरार रहती है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि वहां जो रूलर्स है वो वहां के लोग होते हैं। ओके, एंड फॉर्म द लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पावर शेयर्ड विद सिटीजंस ऑफ द कंट्री। क्या होता है लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? इसके बारे में हम आपके क्या होता है, आपका जो पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर है उसमें स्पेशली इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे हमारा डेमोक्रेसी है, यहाँ गवर्नमेंट, यहाँ लीडर्स
दे आर आंसरेबल टू द सिटीजन। सिटीजन पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, ठीक है। गवर्नमेंट को बजट भी पेश करना पड़ता है वगैरह वगैरह। सिटीजन है राइट टू नो दैट गवर्नमेंट ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है, किससे कर रहा है, इसका क्या बेसिकली बेनिफिट्स होगा, क्या इसका लॉस होगा वगैरह वगैरह। ओके, सो दिस इज बेसिकली द रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग। फाइनली द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, so there are basically 4 types of power sharing. The first is the horizontal power sharing, second one is vertical, then is power shared among different social group and power sharing among political parties. तो ये जो पार्ट है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आपके सेकंड चैप्टर में, दैट इज नोन एज फेडरलिज्म। यहां बेसिकली शॉर्ट में इसको समझेंगे। फर्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट इज जो हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल से समझ में क्या आता है, द स्ट्रेट लाइन, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल। एंड वर्टिकल का मतलब क्या होता है, दिस इज जो वर्टिकल। ओके, तो डिफरेंशिएट करते हैं, इसको समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिफरेंस होता क्या है। ओके, बात करें हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर की, देन इसमें क्या होता है, इस हॉरिजॉन्टल मींस जो भी इसमें बॉडीज होंगी उसके पास इक्वल पावर होगा, ठीक है। यहाँ लेवल्स नहीं है, सारा बराबर है, ठीक है। इसमें क्या आता है आपका legislature, executive and judiciary. Okay, legislature is what they make laws. Okay, they are the parliaments आता है, इसके अंदर MPs आते हैं, MLAs आते हैं, राज्यसभा, लोकसभा. ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ योर लेजिस्लेचर, यहाँ क्या लॉ बनाया जाता है. देन कम व्हाट, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव. इसमें क्या होता है, बेसिकली यहाँ लॉ को एनफोर्स किया जाता है, बेसिकली लॉ को एक्सिक्यूट किया जाता है, लॉ को एक्सरसाइज किया जाता है, और या जिससे कंट्री का यहाँ लॉ बनता है आपके लेजिस्लेचर में, और बेसिकली एग्जीक्यूटिव उसको एक्सरसाइज करते हैं जिससे कंट्री का प्रॉपर गवर्नेंस हो सके. इसके अंदर क्या आते हैं, आपके चीफ मिनिस्टर्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, आपके गवर्नर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, आपके डीएम्स वगैरह सारे आपके एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं लॉ को. ओके, देन द थर्ड इज व्हाट, थर्ड इज जुडिशियरी, दैट इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स. ओके, जहां आपका हाई कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है. इन आवर कंट्री देयर इज वन सुप्रीम कोर्ट. ओके, एंड देयर आर 21 हाई कोर्ट्स. ओके, उसके अंदर क्या आ सकता है, आपके चीफ जस्टिस आ सकते हैं, उसके जजेस आ सकते हैं. ओके ओके, तो यही डिफरेंस है बेसिकली आपके, क्या हो गया, यही आपका है, आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. बात करते हैं अब किसके बारे में, बात करते हैं वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर में. यहाँ बेसिकली मेनी कंट्रीज में क्या होता है, दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है. पहला आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा आपका स्टेट गवर्नमेंट. यहां हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आ सकते हैं आपका क्या होगा, आपका प्राइम मिनिस्टर, उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स. ओके, जैसे हमारे इंडिया में भी है द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स, होम मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स और टेक्सटाइल और वाटर सैनिटेशन, अलग अलग टाइप है. फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट, जिसके हेड क्या होता है, जिससे गवर्नमेंट हेड ऑफ द स्टेट इज व्हाट, हेड ऑफ द स्टेट इज व्हाट, हेड ऑफ द स्टेट इज गवर्नर. ओके, बट द what who exercises the authority, that is chief minister along with his कैबिनेट मिनिस्टर्स. ओके, लेकिन कुछ कंट्रीज में जैसे इंडिया में हमारे है, देयर इज आल्सो द थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज लोकल गवर्नमेंट. और यहां भी हमने पढ़ा बेल्जियम में भी थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज नोन एज कम्युनिटी गवर्नमेंट. वो ये क्या होता है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का यही मकसद होता है कि जो छोटे छोटे जो बेसिकली मुद्दे हैं उसको स्मॉल लेवल पे ही सॉल्व किया जा सके. ओके, अब जिसका पैसा चोरी हो गया तो डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा नहीं, दे विल गो टू द सिविल कोर्ट. ओके, देयरफॉर दिस थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट, जहां लोकल छोटे छोटे मुद्दों को सॉल्व किया जा सके. अब बात आता है द थर्ड वन, दैट इज पावर शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप्स. ओके, ये पूरा आपका एग्जांपल देख सकते हो आप बेल्जियम का, यहां सोशल ग्रुप के बीच में पावर शेयर किया गया है. ओके, क्यों शेयर किया जाता है सोशल ग्रुप के बीच में पावर, क्योंकि क्या फीलिंग बनाई जा सके, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को मेंटेन किया जा सके. हमारे इंडिया में देयर इज अ टर्म कॉल्ड रिजर्वेशन. पहले हमारे कंट्री में क्या होता था, देयर वाज वर्ण सिस्टम, देयर वाज ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय एंड शूद्र. ओके, देयर वर टाइप. हमने जब चैप्टर पढ़ा था आपका द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसमें भी हमने पढ़ा था द फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. ओके, दैट इज क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द फार्मर्स एंड द पेजेंट. ठीक है, तो आप देख सकते हो उस टाइम आप याद करो जो क्या होते थे, थर्ड स्टेट के लोग होते थे, उनको बेसिकली ऑप्रेस किया जाता था. किनके द्वारा, क्लर्जीज एंड जो नोबिलिटीज है वही रूल करते थे, वही अपर फॉर्म पार्ट ऑफ द सोसाइटी में रहते थे, वही अब ऊपर रहते थे, और ये लोग नीचे ऑप्रेस किए जाते थे इन लोगों के द्वारा. ठीक है, तो इनके पास उस समय उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं था. देयरफॉर गवर्नमेंट थॉट कि हम इसको क्या करेंगे, हम इनको थोड़ा पुश बैक करेंगे. ठीक है, किसको, थर्ड स्टेट को, कि वो इनके बराबर पहुंच जाए. देयरफॉर दे आर गिवन रिजर्वेशन एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप. ओके, बात करें फोर्थ एंड लास्ट, दैट इज पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने बीच में पावर शेयरिंग करती है. एक बात बताओ, कोई भी इलेक्शन को जीतने के लिए टोटल वोट्स का मेजोरिटी यानी मोर देन हाफ ऑफ द वोट एक पार्टी को लाना होता है. मान लो 500 वोट्स है तो एक पार्टी को 250 वोट्स लाना होगा. मान लो अगर कोई इलेक्शन होता है और कोई भी पार्टी को
क्या मिले, मेजोरिटी ना मिले, देन 2 or more parties come together, they form a coalition form of government, that is called मिली-जुली सरकार, and that is known as alliance is formed. In our country we have NDA, we have UPA, okay, so there are many parties, there are many alliances, जहां बहुत सारी पार्टियां आके मिलती है कोई कॉमन आइडियोलॉजी पर, ओके, कोई कॉमन मिशन के लिए, और किसी पार्टिकुलर स्टेट और किसी पार्टिकुलर कंट्री को रूल करती है। तो यही था बेसिकली हमारा पावर शेयरिंग। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो पावर शेयरिंग से जाके कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल डेफिनेटली क्लियर इट। और किसी पार्टिकुलर बेसिकली चैप्टर जो आपको डिफिकल्टी आ रही है जिसमें उसमें लेक्चर चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट। ओके, तो आज हमारा पावर शेयरिंग बेसिकली यहां खत्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन सी यू ऑल, हैव अ गुड डे, बाय बाय।